सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है, अब हम सिग्नल एंड सिस्टम के फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे? हमारे सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपका शिफ्टिंग होगा, स्केलिंग वगैरह होगा। उसके बाद हम देखेंगे एलटीआई सिस्टम और कॉजल सिस्टम, देन फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन सैम्पलिंग थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये टोटल हमारे यहाँ पर आपके 7 सेक्शन है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 6 सेक्शन है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसके आपके फॉर्मूला देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है आपका सिग्नल ऑपरेशन, जिसमें हमने शिफ्टिंग दी है, आपका स्केलिंग दी है और क्लासिफिकेशन है इसके बारे में। तो देखिए टाइम सिस्टम आपसे शिफ्टिंग और स्केलिंग क्या होती है। देखिए पहला दिया है आपका, ये देखिए एक्स टी माइनस टी नॉट। जो एक्स ऑफ टी आपका सिग्नल था उससे हमने आपने टी नॉट को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपका शिफ्ट कर राइट हैंड साइड में। देखिए जैसे हमारा ये आपका सिग्नल है कोई भी, ठीक है, माना पहले सिग्नल था आपका, सपोज कर लेते हैं कुछ भी एक सिग्नल मानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका, ये मानते हैं कोई भी वैल्यू है आपके इस जगह से इस जगह के बीच में हमारा सिग्नल आ रहा है इस टाइप से, ये ठीक है, ये कर लेते कुछ भी इस टाइप का सिग्नल मान लेता हूँ। ठीक है, ये आपका सिग्नल है शुरुआत में, ये हमारी वैल्यू है एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट में क्या क्या होता है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट में हमारा ये आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। देखिए ये आपका इस जगह से इस जगह थोड़ा यहाँ पर से आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। देखिए मतलब आपका कहने का मतलब है ये है कुछ भी इस टाइप का सिग्नल था जो हमारा ये हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पहले 2 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 प्लस टी नॉट। तो इसके इतना आपका ये यहाँ का शिफ्ट हो गया। इसका मतलब होता है टी माइनस, जब भी आपका माइनस साइन आए तो आप यहाँ मत आइएगा, माइनस साइन का मतलब यहाँ नहीं होता है। जब हम टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो टी की वैल्यू हमारी ये टी नॉट प्लस का हो जाता है। तो टी में हम लोग टी नॉट ऐड करते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड हमारा आपका सिग्नल आपका मूव करता है, राइट हैंड साइड की ओर को हमारा सिग्नल मूव करेगा। ठीक है, तो हमारा शिफ्ट कहाँ की ओर करेगा, हमारा राइट साइड को मूव करेगा। कितना करेगा मूव, टी नॉट एंगल के बराबर हमारा ये मूव करता है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मिनट मैं थोड़ा पानी लिया। तो यहाँ पर जब हमारा माइनस टी नॉट होता है उसका मतलब क्या है, हमारा राइट शिफ्ट हो रहा है। वहीं अगर हमारा प्लस टी नॉट होता जो यहाँ पर दिया है आपका एक्स टी माइनस टी नॉट, तो हमारा ये आपका राइट की जगह लेफ्ट शिफ्ट होता। जितना यहाँ रखा है फिर उतना ये यहाँ पर आता है। ठीक है, इस आपका टी नॉट के बराबर यहाँ आता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर टी नॉट आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता, मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता। तो ये कब यूज़ होता है, आपका प्लस साइन आपका आता है जब आपका लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो, जबकि नेगेटिव साइन आपका आता है जब हम राइट साइड को सिग्नल को मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारा यहाँ पर दिया आपका टाइम स्केलिंग। ठीक है, अगर देखिए आपका एक्स इंटू ए टी, कोई सिग्नल एक्स है उसमें हमने ए जो आपका फैक्टर है इससे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है। जो अगर ए की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर हमारा कंप्रेशन होगा। ठीक है, मतलब आपका ये सिग्नल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, वहीं ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ पर हमारा एक्सपांसन होगा, सिग्नल आपका और बड़ा हो जाएगा, एक्सपांसन होगा सिग्नल का। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस टी, एक्स माइनस टी क्या होता है आपका टाइम रिवर्सल। जो भी आपका सिग्नल यहाँ पर है उसका उल्टा सिग्नल आपके दूसरे डोमेन में बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हुई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई आपके कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। ठीक है, जो टी नॉट है वो आपका शिफ्ट अमाउंट है, कितना शिफ्ट करना है, ए है आपका स्केलिंग फैक्टर का। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। माना अगर जो एक्स ऑफ टी है ना, ठीक है, एक्स ऑफ टी हमारी एक पल्स है, वो आपकी 0 से 2 के बीच में है। मतलब सपोज आपका एक्स ऑफ टी आपका ये है, जो 0 से 2 के बीच में एक पल्स है, ये 0 to 2 हमारी पल्स है, ये आपका सिग्नल है आपका एक्स ऑफ टी। ठीक है, इसका जो डोमेन है ये आपका 0 से 2 के बीच में। अगर हमें यहाँ पर स्केच करना हो, मतलब अगर हमें ड्रॉ करना हो आपका एक्स ऑफ क्या आएगा टी माइनस 1, तो टी माइनस 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको आपका जब माइनस आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरल देखेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। तब हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड हम मूव करेंगे, कितना राइट हैंड साइड मूव करेंगे टी नॉट अमाउंट से। तो टी नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 डिग्री हम यहाँ को मूव करेंगे।
तो ये देखिए ये सिग्नल क्या बनेगा, ये 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट होकर जाएगा 3 तक का। तो 1 से 3 हमारा ये सिग्नल जाएगा 1 से 3, और सिग्नल हो जाएगा आपका एक्स ऑफ टी। इस टाइप का बनेगा अगर हमने पल्स लिया है आपकी एक स्क्वायर पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए उसके अलावा ये हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एनर्जी और आपके पावर के फॉर्मूले। देखिए यहाँ पर थोड़ा देखने में अजीब हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एनर्जी हमारी होती है आपकी इंटीग्रेशन आपका एक्स ऑफ टी के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर एनर्जी होती है इंटू डी टी। अगर हम कंटिन्यूस टाइम की बात करें, कंटिन्यूस टाइम के लिए होती है। और वहीं अगर डिस्क्रीट टाइम की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम में हमारा क्या आता है, समीशन। कंटिन्यूस के लिए हमेशा इंटीग्रेशन आता है, डिस्क्रीट के लिए हम लोग समीशन का यूज़ करते हैं। समीशन एक्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम के लिए सिग्नल होता है एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन के मॉड का स्क्वायर। ये हमारा किसके आएगा, डिस्क्रीट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी सिग्नल का हो गया। वहीं अगर हम पावर की बात करें, पावर कैसे निकालते हैं, पावर हम निकालते हैं आपका लिमिट t टेंस टू 0, ठीक है, 1/2t जो आपका टाइम पीरियड होता है 1/2t इंटीग्रेशन ऑफ वही एक्स टी का स्क्वायर इंटू डी टी। क्योंकि आपको पता है पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी ये है, टाइम के लिए हमने क्या 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 करा, टाइम के लिए 1/2t से हमने यहाँ पर डिवाइड करा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एनर्जी आई पावर अपॉन टाइम से, सिंपली एनर्जी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है। तो देखिए यहाँ पर वही दिया है आपका एनर्जी E इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन एक्स टी का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी। ये कंटिन्यूस के लिए है, जबकि आपका जो समीशन आता है ये आपका डिस्क्रीट के लिए आता है, बाकी एन आता है इसकी जगह पर, ठीक है। टी की जगह पर एन आता है डिस्क्रीट के केस में। पावर का बता दिया, पावर होता है आपका लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिट 1/2t एक्स ऑफ टी का इंटीग्रेशन और मॉड का स्क्वायर, ठीक है। यह है क्लासीफाई एनर्जी, क्लासीफाई सिग्नल है एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल कब होगा, जब उसकी एनर्जी फाइनाइट होगी और आपकी पावर 0 होगी, ठीक है। ऐसे सिग्नल जिसकी एनर्जी फाइनाइट होती है और पावर 0 होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी सिग्नल। वहीं आपके पावर सिग्नल क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी फाइनाइट होती है और आपकी पावर फाइनाइट होती है और एनर्जी इनफाइनाइट होती है, उनको हम बोलते हैं आपके पावर सिग्नल, ठीक है। पावर सिग्नल की हमेशा एनर्जी इनफाइनाइट होती है, बस ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सिंपल सा आपका क्वेश्चन ही हो गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन भी हो गया आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। जो आपके पीरियोडिक सिग्नल है ये हमेशा आपके पावर सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो लिखा है कहीं, देखिए ये आपका लिखा है पीरियोडिक सिग्नल आर ऑलवेज पावर सिग्नल। जो भी सिग्नल आपके पीरियोडिक हैं, मतलब जो रिपीट कर रहे हैं एक पीरियड के बाद, जैसे साइन वेव है, देखिए अपने इस पीरियड के बाद ये 2t के बाद फिर रिपीट कर रही है, तो ये इस टाइप के सिग्नल क्या हो गए, ये हमारे होते हैं आपके पावर सिग्नल, ठीक है। नेवर एनर्जी सिग्नल, कभी भी एनर्जी सिग्नल नहीं होते एक्सेप्ट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर ही आपका एनर्जी बता सकते हैं, बाकी हम कहीं एनर्जी नहीं बता सकते इनकी, ठीक है। इसके अलावा हम क्लासीफाई करते हैं आपका सिग्नलों को इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल के जैसे। देखिए अगर इवन सिग्नल होगा तो इवन सिग्नल क्या लिख रहे हैं, इवन सिग्नल होता है आपका एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन 2, ठीक है। ये आपका इवन पार्ट होता है, मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए कोई भी अगर आपका सिग्नल है एक्स ऑफ टी हमारा कोई भी सिग्नल है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो पार्ट से मिलकर बना रहता है, एक आपका इवन पार्ट से और एक आपका ऑड पार्ट से, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक्स इवन के लिए ई लिखा है और ऑड के लिए मैंने ओ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इवन पार्ट है एक्स ई टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी, देन हम यहाँ पर प्लस करते हैं एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू आती है इवन पार्ट के लिए। वहीं अगर हम ऑड पार्ट की बात करें, ऑड पार्ट के लिए हमारी वैल्यू क्या आती है, ये हमारी आती है एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है। तो देखिए सिंपली अगर आपको पता होगा, अगर हमारा कोई इवन सिग्नल है तो इवन के लिए बात करता हूँ, इवन के लिए हमारा अगर एक्स ऑफ माइनस टी करें तो ये आपका एक्स ऑफ टी के बराबर होता है, तब हमारा इवन सिग्नल होता है। और यहाँ पर एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये होता है माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, तब हमारा यहाँ पर ऑड सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये दोनों सिंपल डेफिनेशन होती है। जैसे यहाँ पर इवन सिग्नल क्या है आपका कॉस, इसको अगर मैं दिखाऊँ आपका, ये हमारी कॉस वेव है, ठीक है, ये हमारी इस टाइप से बनती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जितनी आपकी वेव फॉर्म ये है, सेम वेव फॉर्म ये है, मतलब एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे हम, इसको अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पलटाएंगे तो सेम आपस में कवर कर देगी, ठीक है। वहीं आपका
और सिग्नल क्या होता है, और सिग्नल होता है आपकी साइन वेव। साइन वेव देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे ये, ठीक है, ये आपकी साइन वेव होती है। तो साइन वेव में क्या करा, पहले आप इसको पलटाओगे, ये माइनस साइन क्या है, पलटाने का है, ये माइनस साइन पलटा है, फिर इसने एम्पलीट्यूड भी रिवर्स करा है, माइनस मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्स करा है, मतलब पहले इसको अगर हम पलटाएंगे तो हमारी इस टाइप से बनेगी ये वेव फॉर्म, ठीक है। देन यहाँ पर से वेव फॉर्म को पलटाने के बाद हमने क्या करा, इसका मैग्नीट्यूड भी उल्टा करा है, तब हमारी एग्जैक्टली सेम इसके कलर पहुँच रही है। तो ये क्या है, ये आपका एक्स ऑफ माइनस टी और ये आपका माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, तब यहाँ पर हमारी ये साइन वेव बनती है जो आपका ऑड सिग्नल होता है, ठीक है। ऑड सिग्नल आपका फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल होता है, जबकि जो इवन सिग्नल होता है ये आपका फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वो यहाँ पर दिया है, एक्स का जो इवन पार्ट है उसको हम लिखते हैं एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी अपॉन 2, इससे हम इवन पार्ट निकाल सकते हैं किसी भी सिग्नल का। ऑड पार्ट के लिए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, मैंने दिखाया था क्यों आता है, अपॉन 2 ये ऑड पार्ट होता है, और एक सिग्नल आपका इवन और ऑड दोनों का मिलकर बना रहता है, ठीक है। एनी सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इनटू इवन पार्ट और ऑड कंपोनेंट, एक्स ई मतलब इवन पार्ट है और एक्स नॉट आपका ऑड कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने बेसिक कम कर लिया है। आगे देखते हैं, आगे है आपका LTI सिस्टम, कॉन्वोल्यूशन, कॉजलिटी और आपके स्टेबिलिटी। देखिए कॉन्वोल्यूशन आपका डिस्क्रीट और आपका यहाँ पर कंटिन्यूस टाइम दोनों में दिया है, क्या है y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये जो साइन दिया है आपका, ये जिसमें आपका मल्टीप्लाई टाइप का दिया है, ये आपका कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, इस टाइप का साइन है, ठीक है, ये आपका होता है कॉन्वोल्यूशन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ, ये आपका है कंटिन्यूस डोमेन में, और आपका यहाँ पर वाई एन की वैल्यू आपकी एक्स एन इंटू एच ऑफ एन आपका जब डिस्क्रीट टाइम में, तो हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन की जगह क्या लेगा, समीशन एक्स ऑफ के एच एन माइनस के हमारा डिस्क्रीट टाइम पे आपके बात करता है। तो क्या बताता है, ये हमारा बताता है आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम इज द कॉन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट विद द इम्पल्स रेस्पॉन्स। जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये वाई ऑफ टी, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये आपका कॉन्वोल्यूशन है इनपुट का विथ आपका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है एच ऑफ टी का। जब हम इनपुट में कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है वाई ऑफ टी, उसको हम टाइम डोमेन में ऐसा लिख सकते हैं आपका एक्स ऑफ टी एच टी माइनस टाउ इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ आपका एच ऑफ टी या एच ऑफ एन जो है वो आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स है, एच ऑफ टी आपका कंटिन्यूस का है, एच ऑफ एन आपका डिस्क्रीट टाइम का है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये डिपेंड कर रहा है एक्स, वो किस में कर रहा है, आपका एच पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वैलिड है आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क पर, ये भी आपको पता भी होना चाहिए, ये आपका LTI सिस्टम पर ही वैलिड होता है। जैसे हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या करें, एक ऐसी बनाता हूँ, एक्स ऑफ एन माना डिस्क्रीट की बात करते हैं, एक्स ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 और 1 है, ठीक है। एच ऑफ एन जो आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं, सिंपल करते हैं 1 ऑफ 1 ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका y ऑफ एन आउटपुट क्या आएगा, y ऑफ एन हमारा आ जाएगा x ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ एन। तो यहाँ पर जब हम इनका कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 1 2 1। तो ये आपका इस स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम का कॉन्वोल्यूशन होता है 1 2 1, ठीक है। 1 1 1 का अगर हम करेंगे तो ऐसा बनता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा 1 1। तो हम यहाँ से ऐसे इस स्टेप से बनाते हैं, देखिए यहाँ से 1 1 1 1, तो देखिए ये हमारे 3 रो आगे, इसका सम करेंगे 1, पहले दूसरी वाली का 2 और तीसरी वाली का 1, तो ये हमारे यहाँ पर आउटपुट आया y ऑफ एन, ठीक है। y ऑफ एन की वैल्यू हमारी ऐसे आती है। तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है, उसी के बेस में हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया आपका कंडीशन फॉर कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर LTI सिस्टम। LTI सिस्टम के लिए आपके कॉजलिटी और स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है, देखिए कॉजलिटी की कंडीशन ये है कि आपका कोई भी आपका सिग्नल है उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है एच ऑफ टी, वो आपका t लेस देन 0 के लिए 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके 0 टाइम के पहले की वैल्यू इसको पता नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। इसका जो रेस्पॉन्स है वो आपका 0 टाइम के बाद ही है, मतलब आपका रियल सिग्नल की बात कर रहा है, पास्ट की इसकी बात ना हो, ठीक है। कॉजल सिस्टम वो होता है जिसका एच ऑफ टी जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो आपका 0 हो, कहाँ पर t लेस देन 0, t की वैल्यू अगर 0 से कम है तब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं आपका कॉजल सिस्टम, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। उसके अलावा होता है BIBO स्टेबिलिटी, मतलब बाउंडेड इनपुट देने पर अगर बाउंडेड आउटपुट मिलता है तब हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। वो कैसा होता है, जब हम एच ऑफ टी इम्पल्स रेस्पॉन्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर वो इंटीग्रेशन आपका
एक आपका फाइनाइट वैल्यू आए, मतलब इनफाइनाइट नहीं आए, लेस देन इनफाइनाइट आए, तो हम बोलते हैं कि आपका यहाँ पर आपका स्टेबल सिस्टम है। मतलब इनपुट हमने आपका बाउंडेड दिया तो आउटपुट बाउंडेड आ रहा है, इसका मतलब है इम्पल्स रिस्पॉन्स का इंटीग्रेशन आपका फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, मतलब लेस देन इनफाइनाइट आ रहा है कंटिन्यूस के केस में। और आपका डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, समीशन करेंगे आप एच ऑफ एन का, वो भी आपका लेस देन इनफाइनाइट आएगा, तो वो हम बोलेंगे आपको स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। आपका कॉजल जो सिस्टम होता है इसका आउटपुट डिपेंड करता है ओनली ऑन द प्रेजेंट और आपका पास्ट इनपुट पर, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी BIBO जो स्टेबिलिटी है वो आपके इंश्योर करते हैं कि बाउंडेड इनपुट गिव्स द बाउंडेड आउटपुट। अगर हमने बाउंडेड इनपुट दिया है तो आपका बाउंडेड आउटपुट ही देगा। जैसे हमने यहाँ पर कोई इनपुट लगा रखा है जो आपका ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये तो आपका अनस्टेबल सिस्टम। अगर हमने स्टेबल लगा रखा है, इस टाइप का सिस्टम लगा रखा है, e⁻80 करके है -80, अगर हमने इसको दिया है तो हमारा आउटपुट भी हमारा बाउंडेड आना चाहिए, ठीक है। h(t) है हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर है हमारी, वो है आपका लीनियरिटी और आपका टाइम इनवेरियंस। देखिए लीनियरिटी जो होती है ये यहाँ पर आपको सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दो प्रिंसिपल से मिलकर बनी रहती है, ठीक है। सुपरपोजिशन में देखिए इसमें क्या करा, जो आपका यहाँ पर पहला जो आपका सिस्टम था उसमें आपका x1 इनपुट को यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करा है, देन x2 को हमने यहाँ b से मल्टीप्लाई करके देन इनको सम कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपने इन दोनों को यहाँ पर से a और b जो फैक्टर थे इनसे मल्टीप्लाई करके सम कर रखा है, तो आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट भी आपका a और b से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और आपके यहाँ पर फैक्टर भी आपका आपके इसके हर एक के साथ आपके मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। मतलब जो आपका ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है आपका जो ब्लॉक का t है वो आपका a से मल्टीप्लाई होगा और ब्लॉक का जो x2 है वो b से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये आपका सुपरपोजिशन और आपका लीनियरिटी प्रिंसिपल आपका सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी पर डिपेंड करता है आपका लीनियरिटी प्रिंसिपल, ठीक है। बाकी देखिए इसके अलावा देखेंगे टाइम इनवेरियंस। टाइम इनवेरियंस क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर इनपुट को हमने कुछ टाइम से शिफ्ट कर दिया, अगर हमने इनपुट को हमने कुछ टाइम से शिफ्ट करा है तो इनपुट शिफ्ट करके यहाँ पर पहुँचा दिया तो हमारा आउटपुट भी हमारा शिफ्ट होकर यहाँ पहुँचना चाहिए, उसको बोलते हैं टाइम इनवेरियंस। मतलब इनपुट में जितना शिफ्ट करा उतना ही आउटपुट में शिफ्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, टाइम में कोई वेरिएंस नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपको टाइम इनवेरियंस सिस्टम। मतलब इनपुट में जितना आपका शिफ्ट है उतना ही आउटपुट में आ जाए तो हम बोलते हैं इसको टाइम इनवेरियंस। वही लिखा है y(t - t0), t में जो आउटपुट है उसमें आपने -t0 का शिफ्ट करा है आउटपुट में, तो हमारे इनपुट में भी इसमें इतने का शिफ्ट होना चाहिए t0 का, तब हम बोलते हैं आपका इनवेरियंस सिस्टम। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलते हैं आपको टाइम वेरियंस सिस्टम, जिसमें आपका टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका फोरियर सीरीज, आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म और सैम्पलिंग थ्योरम के ऊपर, ठीक है। जो फोरियर सीरीज होती है यहाँ दिखाते हैं मैं आपको, जो हमारी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होती है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज शॉर्ट में लिख दिया, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होती है x(t) की, आपको पता होगी x(t) क्या होता है हमारा, समीशन Cn, जो आपका Cn है आपका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इंटू e⁻j(n⍵0t), ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है इसकी, आपको पता भी होना चाहिए। देखिए बाकी Cn की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखिए Cn जो होता है वो होता है आपका 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ x(t) इंटू ई की पावर, देखिए यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, -j(n⍵0t), ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर Cn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Cn क्या है, Cn है आपका कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट, Cn आपका होगा कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट होता है। बाकी अगर यहाँ पर ω0 की बात करें, ω0 क्या होता है, ω0 होता है आपका 2π/t, 2π/ टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं ω0। तो यहाँ पर हम ω0 निकालते हैं वो हमारा ऐसे निकालता है, ठीक है। जो और x(t) है, जो x(t) हमारा सिग्नल है, ये आपका हमारी कंडीशन को आपको सॉल्व करे, कौन सी बोलते हैं उसको, डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है। डिरिचलेट कंडीशन को हमारी यहाँ पर आपको ये वेरीफाई करे, ठीक है। डिरिचलेट कंडीशन क्या कहते हैं, आपके फाइनाइट नंबर के मैक्सिमा मिनिमा हो आपके फाइनाइट इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसी टाइप का दिया आपका एक्सपोनेंशियल आपका फोरियर कोफिशिएंट जो हमारा होता है वो होता है x(t) = समीशन Cn e की पावर ये ऊपर है j(n⍵0t), जहाँ Cn की वैल्यू आपकी 1/t xt e की पावर -j(n⍵0t × dt, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज
रिप्रेजेंटिंग पीरियोडिक सिग्नल एज सम ऑफ हार्मोनिक्स। Cn क्या है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2π/t है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये मस्ट सेटिस्फाई करें आपके डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है। तो डिरिचलेट कंडीशन के ऊपर आप एक बार गो थ्रू कर लेना, 2-3 कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका इंपॉर्टेंट इससे आपको क्वेश्चन भी आते हैं आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर थे। अगर एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर देखिए, एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या है, वो है आपकी इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी स्मॉल है एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होती है और एक्स ऑफ टी की वैल्यू होती है 1/2π, बस ये फ़र्क है। एक्स ऑफ टी में आपका 1/2π डिवाइड में आ जाता है, बाकी एक्स ऑफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांसफॉर्म करता है आपका जनरल आपका ए पीरियोडिक टाइम डोमेन सिग्नल को हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में वापस चेंज कर सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी से टाइम ओमेगा से टी या टी से पाई में हम टी से ओमेगा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। बाकी एक्स ऑफ ओमेगा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा यहाँ पर एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो एक्स ऑफ टी आपका मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और सेटिस्फाई एग्जिस्टिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये तो खैर बेसिक ही है। आगे है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं लिए, कुछ आपकी 3-4 प्रॉपर्टी लिए क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी हो रही है इसलिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टाइम शिफ्टिंग। जब हम यहाँ पर x को t-t0 करते हैं, जब हम टाइम को शिफ्ट करते हैं t0 से, तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है तो आपका टर्म आता है e की पावर माइनस जे ओमेगा t0, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। जब हम यहाँ पर टाइम शिफ्टिंग करते हैं, एक्स ऑफ टी को हम यहाँ से t0 से शिफ्ट करते हैं, एक्स ऑफ t0 को हमने शिफ्ट करा t0 से, तो यहाँ पर जो हमारा सिग्नल होता है वो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एक्स ऑफ ओमेगा और t0 की वजह से हमारा आ गया e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ओमेगा इंटू t0, ठीक है। ये हमारी t0 की वैल्यू शिफ्ट होगी। ये वहाँ हमारा होता है टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। जब हम टाइम में शिफ्टिंग कर रहे हैं, टाइम शिफ्टिंग अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करें, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मतलब यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू है एक्स ऑफ ओमेगा में से शिफ्ट कर दिया ओमेगा नॉट, अगर हमने ओमेगा में से ओमेगा नॉट ये शिफ्टिंग करा, अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव शिफ्टिंग करी है तो हमारे टाइम डोमेन में पॉजिटिव आपका वो आ जाएगा वैल्यू। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर नेगेटिव शिफ्टिंग करके माइनस ओमेगा नॉट, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का जे ओमेगा नॉट टी। बस ये सिंपल सी वैल्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है आपका कब, जब हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करे। यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन तो आपको पता है, कॉन्वोल्यूशन होता है आपका एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टी। किसी का भी कॉन्वोल्यूशन करो तो आपका ये किसी भी ट्रांसफॉर्म में आपका सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स ऑफ ओमेगा इंटू आपका ये हो जाएगा क्या था एच था ना, एच ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर टाइम शिफ्टिंग में आपका एक्स टी माइनस टी नॉट, अगर टी नॉट से शिफ्ट कर रखा है तो हम यहाँ पर ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट यहाँ पर लेके आते हैं। वहीं फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को अगर ओमेगा नॉट से शिफ्ट कर रखा है माइनस ओमेगा नॉट से, तो यहाँ पर प्लस आएगा जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है। वहीं आपका एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी है, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका फोरियर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। देखिए पार्शियल थ्योरम जो आपकी एनर्जी बताती है सेम वही होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये क्या होती है 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आप इसके लगा के जाइएगा। बाकी इसके बाद हमें दिया है नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट। देखिए नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट इसके हमने बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं इस बार। तो देखिए क्या होती है आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ एफ एस है आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एफ एम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल। जो भी सिग्नल है उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है वो उसका हम दुगुना करते हैं, वो आती है आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। जो सैम्पलिंग रेट होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एफ एम, ठीक है। इससे ऊपर होगा तो बहुत बढ़िया है, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए ताकि अलाइजिंग रोक सके, ठीक है। मिनिमम सैम्पलिंग रेट रिक्वायर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट बैंड लिमिटेड सिग्नल विदाउट अलाइजिंग। अलाइजिंग क्या होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप होना या फिर हमसे उससे सिग्नल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सिग्नल की इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है यहाँ पर। एफ एस क्या है हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, एफ एम है आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और यूनिट क्या होती है हर्ट्ज में, ठीक है। जो सिग्नल यहाँ पर जो बैंड विड्थ है यहाँ पर एफ एस की वैल्यू अगर लेस देन आपके 2 एफ एम है तो अलाइजिंग हो जाएगी, एक के ऊपर एक आपका सिग्नल हो जाएंगे,
हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये फोरियर सीरीज कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन होता है। ये होता है आपका एक्स ऑफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस डोमेन आता है। एस डोमेन होता है, एस को लिखते हैं आपको कॉम्प्लेक्स डोमेन सिग्मा प्लस जी ओमेगा। जो रियल पार्ट है वो सिग्मा होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका जी ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्म आता है वो आता है 0 टू इन्फाइनाइट ई 0 टू इन्फाइनाइट एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है। बाकी जो सिग्मा की वैल्यू आपको होती है आपकी, सॉरी, जो आपकी एस की वैल्यू होती है सिग्मा प्लस जी ओमेगा। एक कॉम्प्लेक्स आपका ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है जहाँ पर सिग्मा रियल पार्ट है और जी ओमेगा आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये डी है। बाकी क्या है, ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन इन एस डोमेन। आपने देखा होगा हम इसका यूज़ करके कोई भी आपकी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं टाइम डोमेन के फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाके, फिर देन वापस से हम लाप्लास इन्वर्स निकाल के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा हम जब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के एलसी सर्किट या आपके आरएलसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हम यही आपका आपके अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट और आपके कंट्रोल के में हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी एस क्या है, एस आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है आपका सिग्मा प्लस जी ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें पता होना चाहिए कि हमारी यहाँ पर क्या होती है, ठीक है। ये आपका यूनिकनेस बताता है किसी भी आपके सिस्टम में, ठीक है। जैसे आपको अगर यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू ऑफ टी क्या होता है, यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग ये यहाँ से करेंगे तो वो आएगा आपका 1/s। इसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो आपका 1/s आएगा, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। ई की पावर माइनस ए टी, ये है ई की पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी का हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस ए, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर माइनस होता, सॉरी यहाँ पर प्लस होता तो s माइनस ए हो जाता, ठीक है। इतना ही फर्क होता है। ये टी इंटू यू टी मतलब है रैंप सिग्नल, मतलब आर टी भी कह सकते हो। इसका होता है 1/s²। साइन और कॉस का इंपॉर्टेंट है, जनरली कॉस का पूछता है तो कॉस ओमेगा टी इंटू यू टी, कॉस ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो होता है s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर s आता है और आपका साइन में आपका ओमेगा आता है। बाकी डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यूज ट्रांसफॉर्म पेयर फॉर सॉल्विंग सर्किट और कंट्रोल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेसिक कौन कौन से होते हैं। जैसे इस वाले को एक का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लिया हम e की पावर -3t ut का निकालें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s प्लस 3। तो बस एक फॉर्मेट में आप आंसर निकाल सकते हैं s प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारी 3 है। तो जनरल फार्मूला क्या बना, जनरल फार्मूला था 1/s प्लस a। तो a की जगह हमने 3 पुट करा तो यहाँ पर s प्लस 3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी देखिए और प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। तो ये आपके लाप्लास की प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो आपके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करें, जब dx/dt है उसको बोलते हैं आपको s इंटू एक्स माइनस एक्स की 0 माइनस, मतलब इनिशियल कंडीशन है आपकी ये, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी x ऑफ 0 माइनस है आपकी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन दी है, ठीक है। s इंटू एक्स एस एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर डबल डिफरेंशिएटर होता तो आपका s² एक्स ऐसे करके आपका फॉर्मेट बनता, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम s से डिवाइड करते हैं यहाँ पर x/s, ठीक है। देन यहाँ पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम, आपके इनिशियल वैल्यू निकालने काम आती है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम IVT, यहाँ पर x की जो वैल्यू निकालेंगे हम 0 माइनस पर, तो यहाँ पर हम s डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो s डोमेन में हो जाएगा s टेंड्स टू इन्फाइनाइट आपका s इंटू एक्स, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालेंगे FVT, फाइनल वैल्यू थ्योरम में x ऑफ इन्फाइनाइट की वैल्यू निकालने के लिए s की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एक्स ऑफ s, ठीक है।
हम इसके थ्रू आपको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम तब यूज़ होती है जब आपका यहाँ पर सिस्टम स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब आपके जो इसके रूट्स हैं या फिर पोल हैं ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ठीक है, अगर एस प्लेन के लेफ्ट हाथ यानी बाएं हाथ की ओर को लाई करेगा तभी हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, वरना फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। आगे देखते हैं। बाकी देखो लिखा भी है, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज वैलिड ओनली ऑल द पोल ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस लाइज इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। ठीक है, ये आपका जो एस प्लेन है ये आपका सिग्मा प्लस जी ओमेगा अगर यहाँ लाई करेगा ये, ठीक है, इस जगह ये एल एच एस पर लेफ्ट हैंड साइड पर, तभी आपका ये हम फाइनल वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म ये भी बहुत सिंपल है। जो एक्स ऑफ जेड है, एक्स ऑफ जेड होता है आपका समीशन आपका एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। ठीक है, मतलब ये इस टाइप से है, ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल के लिए यूज़ होता है। समीशन एन की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, ठीक है, एक्स ऑफ एन इंटू जेड की पावर माइनस एन। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर फॉर्मेट होता है जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए, ये डिस्क्रीट टाइम काउंटर पार्ट है ऑफ अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूस के लिए वैसे डिस्क्रीट टाइम के लिए हमने यहाँ पर एक्स जो जेड ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एल्जेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, जेड क्या है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसमें भी आर ओ सी मस्ट बी स्पेसिफाइड, आर ओ सी हमारे यहाँ पर स्पेसिफाइड होनी चाहिए। इसके भी हम लोग स्टैंडर्ड आपके पेयर देखते हैं। तो देखिए यू ऑफ एन आपका सॉरी डेल्टा वन इम्पल्स का आपका जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है, यू ऑफ एन की हमारी वैल्यू होती है जेड अपॉन जेड माइनस 1, या ऐसा भी लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस आपका 1 अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स। ये भी लिखते हैं कब, जब आपका मॉड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये राइट साइड सिग्नल है। वही ए की पावर एन यू ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो मॉड जेड की वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर देन ए होती है। ठीक है, बाकी एन यू ऑफ एन यहाँ पर क्या करेंगे, जितने बार एन से मल्टीप्लाई उतना स्क्वायर करेंगे, एक बार है तो स्क्वायर, दो बार होता है तो आपका क्यूब आता है। ठीक है, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो जैसे एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो किसका, यहाँ पर लेते हैं 0.5 कर लेते हैं। ठीक है, 0.5 की पावर एन, क्योंकि ए की पावर एन यू ऑफ एन होता है, 0.5 की पावर एन यू ऑफ एन। इसका अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, वो आएगा आपका जेड अपॉन जेड माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी। और यहाँ पर जो आर ओ सी है ये क्या होगी, ये हमारी होगी मॉड जेड ग्रेटर देन यहाँ पर ए, मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड आपका 0.5। ठीक है, मॉड जेड क्या है, एक यूनिट सर्कल है ये। देखिए मॉड जेड है आपका यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, ये है आपका 1, रेडियस मॉड जेड की वैल्यू 1 है। तो देखिए 0.5 भी इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसके अंदर लाई कर रहा है तो आपका स्टेबल सिस्टम भी है। ठीक है, हम ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे है आपका स्टेबिलिटी इन जेड डोमेन। तो स्टेबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, डिस्क्रीट एलटीआई सिस्टम इज स्टेबल इफ ऑल द पोल ऑफ एच ऑफ जेड, जो आपके एच ऑफ जेड है वो आपका लाई करें स्ट्रिक्टली इनसाइड अ यूनिट सर्कल जेड इज इक्वल टू 1। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये आपका एक यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है, इसका मॉड जेड मतलब इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू 1 है। अगर इसके अंदर कोई कहीं भी पोल लाई करेगा तब आपका स्टेबल सिस्टम होगा, लेकिन इसके बाहर इस यूनिट सर्कल के बाहर लाई करेगा तो वहाँ पर आपका अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे सपोज कर लिया यहाँ पर अगर जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये जेड की वैल्यू 1 है और जो हमारा पोल आ रहा है वो आ रहा है आपका 1.5 पर, तो ये आपका इसके बाहर लाई कर रहा है, इसके बाहर लाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपका ये सिस्टम कैसा बनेगा, ये आपका अनस्टेबल सिस्टम बनेगा। सिस्टम स्टेबल तब होगा जब आपका इस जो यूनिट सर्कल है इसके अंदर लाई करेगा यहाँ। ठीक है, तभी आपका ये स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमने आपका सिग्नलिंग सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। तो कंट्रोल सिस्टम के हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका मॉडलिंग एंड ट्रांसफ़र फंक्शन।
देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ देखेंगे। देन हम टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद हम स्टेबिलिटी कंडीशन, जिसके अंदर राउथ हार्वर्ड्स, बाकी रूट लोकस और नाइक्विस्ट और बॉडे, ठीक है, ये हम देखेंगे। फिर कंपैरेटर और आपके यहाँ पर आपके प्रोपोर्शनल पीआई और पीआईडी तीनों टाइप के कंट्रोलर देखने के बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है आपका स्टेट स्पेस मॉडल, ठीक है। तो हम इसके बाद स्पेस स्टेट मॉडल देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है इसका वो है आपका यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड ट्रांसफ़र फंक्शन। तो देखिए जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है इसको लिखते हैं GS इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है ये G ऑफ S, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका आउटपुट, आउटपुट ऐसे लिखते हैं, आउटपुट एस डोमेन में अपॉन इनपुट भी एस डोमेन में, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर C अपॉन CS, आपका आउटपुट के लिए CS आता है और इनपुट के लिए आपका RS आता है, ठीक है। कब, व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशन मस्ट बी 0, ठीक है। इनिशियल कंडीशन आपकी यहाँ पर 0 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसफ़र फंक्शन। सिंपल आप अगर कहना चाहें तो ट्रांसफ़र फंक्शन ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन इज द लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट व्हेन ऑल द इनिशियल कंडीशन मस्ट बी 0, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो देखिए वो यहाँ पर लिखा है G ऑफ S, मतलब यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, इसका मतलब है आउटपुट आपका एस डोमेन में अपॉन इनपुट एस डोमेन में। आउटपुट को हम देखिए जनरली हम अगर टी डोमेन की बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये होता है C ऑफ टी, आउटपुट को C ऑफ टी लेते हैं और इनपुट को हम देते हैं R ऑफ टी, ठीक है। आपके टी डोमेन की बात कर रहा हूँ एट टाइम डोमेन में, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन आता है टाइम डोमेन में वो ऐसा आता है। तो जब हम एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी आपका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन एस डोमेन मतलब सिग्मा प्लस जी ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिया है आपका मीनिंग है आपका रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है। रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू आउटपुट टू द इनपुट कैरेक्टराइज्ड एंड LTI इनपुट आउटपुट बिहेवियर। यहाँ पर CS क्या है, ये है आपका आउटपुट है, RS है आपका इनपुट और S है आपका लाप्लास वेरिएबल, ठीक है। ये आपका डिफाइन होता है अंडर 0 इनिशियल कंडीशन। जब 0 इनिशियल कंडीशन होगी तभी आपका ये डिफाइन होता है, ठीक है। तो देखिए आपको एक अगर इसका क्वेश्चन करके दिखाऊं तो देखिए कोई अगर हमारा सिस्टम है, सिस्टम का जो आउटपुट है C ऑफ S की वैल्यू मान लेते हैं, आपका क्या मान है 5 अपॉन S+2, ठीक है। S+2 ये हमारा पोल यहाँ पर -2 पर है, ये CS की वैल्यू है और यहाँ पर RS जो इनपुट है, इनपुट की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन S, जिसको आप स्टेप रेस्पॉन्स बोलते हैं। अगर हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना हो, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है आपका C ऑफ S अपॉन R ऑफ S, ठीक है। ऐसे आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे जो आएगा आपका अब 5S+2, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 अपॉन S से, ठीक है। तो आपका ये आप इसको देखोगे तो अल्टीमेटली आपका बनेगा क्या, ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा आपका S+2, ठीक है। S+2 ये वाला अपॉन में था ना, S ये अपॉन में तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आएगा आपका, देखिए मैं यहाँ पर ये S अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 5S, तो 5S अपॉन ये कुछ नहीं है S+2, इस टाइप से आपका ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा, ठीक है। GSHS की वैल्यू जो आएगी ट्रांसफ़र फंक्शन की वो आएगी आपकी 5S अपॉन S+2। आगे देखते हैं। तो अगला है आपका ऑर्डर एंड टाइप पर, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, हमारे हाईएस्ट पावर S की डिनोमिनेटर में जितनी होती है उसको हम बोलते हैं आपके ऑर्डर, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिफाइन होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपकी 1 + GHS इज इक्वल टू 0 होती है, उसमें जो आपकी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है, डिनोमिनेटर में S की हाईएस्ट पावर, वो आपके यहाँ पर ऑर्डर बताती है। और टाइप क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ पोल हैं आपके ओरिजिन पर, तो वो आपके यहाँ पर टाइप बताते हैं। जैसे अगर कोई पोल नहीं है तो आपका टाइप 0 है, अगर एक पोल है वहाँ पर ओरिजिन पे तो वहाँ यहाँ पर अब होगा आपका टाइप 1, ऐसे टाइप 2, इस टाइप से हमारा सिस्टम का टाइप बढ़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको एक ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ आपका क्या करें, GSHS ट्रांसफर फंक्शन लेता है GHSS, इसकी वैल्यू लेते हैं आपका 10 अपॉन आपका S² S+3,
ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसका ऑर्डर और आपका क्या बताना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसका ऑर्डर और यहाँ पर आपने ऑर्डर और टाइप बताना है। देखिए ऑर्डर और टाइप टाइप के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, टाइप के लिए हम लोग करते हैं कि आपका ओरिजिन पे कितने जीरो हैं, तो ओरिजिन पर जीरो के लिए हम लोग ये डिनोमिनेटर पार्ट चेक करते हैं। तो देखिए इसके अगर रूट्स निकालें तो क्या है आपका एस स्क्वायर एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर दो पोल आपके ओरिजिन पर है। एस स्क्वायर मतलब एस के पावर 2 हमारे यहाँ पर ओरिजिन पर है, तो दो पोल ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया टाइप 2 सिस्टम, ठीक है। और हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर में आई एस की, अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 अपॉन ये हो जाएगा अंदर एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3, तो आपका यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया आपका 3 और आपका ये क्या नाम है आपका टाइप हो गया 2, ये टाइप हो गया यहाँ पर टाइप 2 है, ऑर्डर आपका 3 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम में हम लोग आपका मेनली आपका सीरीज, पैरेलल और आपका फीडबैक पाथ को देखते हैं, ठीक है। जब भी आपके दो आपके नेटवर्क कास्केड में कनेक्ट हो, मतलब इस टाइप से कास्केड मतलब ये है एक का इनपुट एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, तो यहाँ पर जो आपका ओवरऑल आपका इसका जो गेन बनता है वो जी की वैल्यू आती है आपकी G1 इंटू G2 सिंपल ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कास्केड, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, देखिए पैरेलल में सपोज हमारा ये लगा है आपका ये आपका कंपैरेटर या फिर इसको समीशन भी बोलते हैं। तो माना इसका हमारा कोई गेन है, सपोज ये आपका गेन है आपका G1, ठीक है, और आपका पॉजिटिव गेन है। देन ये है आपका G2, ये आपका यहाँ पर नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव गेन है। देन आपका एक और मान लेते हैं, ठीक है, ये G3, ये आपका पॉजिटिव गेन है। तो ओवरऑल जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों में देखिए जिन का आपका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ये G1 पॉजिटिव है, ये G3 यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, G1 प्लस G3, और ये माइनस क्या है, माइनस आपका G2। तो इसके हम यहाँ पर पैरेलल में देखिए क्योंकि इसका एक पॉइंट का कॉमन है और ये बाकी सब ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर आपका कोई भी आपका पॉइंट यहाँ पर सीरीज में नहीं होता। इसमें हम लोग आपका जनरली करते हैं, आपको जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होता है G, उसको आपका G1 प्लस माइनस G2, प्लस माइनस कहते हैं जिसके हिसाब से कनेक्ट है, आपका प्लस के हिसाब से कनेक्ट है तो प्लस आएगा, नेगेटिव के हिसाब से कनेक्ट है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा होता है फीडबैक लूप, आपने देखा होगा, जैसे आपका ये आपका एक डिब्बा है G1, इसका गेन G1 है और हमने यहाँ से इसको वापस ले जाने पीछे, ठीक है, ये आपका फीडबैक है। तो यहाँ पर एक डिब्बा मान लेते हैं आप H1, ठीक है, ये आपका कंपैरेटर के थ्रू हुआ। तो यहाँ पर से देखिए यहाँ से हमने इसको आपको टेक ऑफ पॉइंट से हमने इसको पीछे हमने शिफ्ट करा है। तो इस टाइम में जब हमारा आपका फीडबैक पाथ हो और माने इसको नेगेटिव हो तो हमारा क्या होता है, तब हमारा आपका ये होता है आपका गेन जो आपका G1 आ गया, G1 अपॉन क्या हो जाएगा 1, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई विच इज़ G1 H1, ठीक है। ये कब आ रहा नेगेटिव के टाइम में, और वहीं अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता, पॉजिटिव साइन होता तो आता आपका G1 अपॉन 1 माइनस G1 H1, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके फॉर्मेट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेन यही 3 होते हैं। इसके अलावा जब हम आपका ये पॉइंट को आपके ब्लॉक के आगे ले जाते हैं, वो पीछे ले जाते हैं, तो वो हम जनरली सिग्नल फ्लो ग्राफ से करते हैं, वहाँ सिंपल पड़ता है, ठीक है। तो देखिए वही सीरीज अगर कास्केड है, सीरीज मतलब एक के बाद एक, तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर G1 इंटू G2 हो जाता है। वहीं पैरेलल में आपका जो आपकी पोलैरिटी उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं, जो मैंने बताया। फीडबैक अगर क्लोज लूप है मतलब तो आएगा आपका G अपॉन G1 जो है फॉरवर्ड पाथ का गेन है अपॉन 1 प्लस माइनस G1 H1। नेगेटिव आएगा यहाँ पर आपका अगर नेगेटिव फीडबैक है, और आपका यहाँ पर पॉजिटिव आएगा अगर पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 प्लस GHSS हमारा ये आपका सिंपल इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र फॉर्मूला है आपका मेसन्स गेन फार्मूला, जो इसमें ये बोलता है, इसमें जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं ये होता है आपका समीशन पी के डेल के अपॉन डेल्टा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन होता है। पी के होता है आपका केथ पार्ट का फॉरवर्ड पाथ, डेल्टा होता है आपका
डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, और आपका डेल के होता है आपके वो आपके लूप जो आपके केथ पाथ को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डेल्टा ऐसे निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस लूप गेन, 1 माइनस समीशन ऑफ लूप गेन, ठीक है। देन यहाँ पर प्लस आएगा समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग, देन माइनस आपका समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। जितना लंबा ग्राफ हो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर वही लिखा है आपको 1 अपॉन डेल्टा, मतलब बाहर कर दिया समीशन पी के डेल के, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आती है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है आपका फाइंड ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ विदाउट स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन, ठीक है। जो पी के है, पी के गेन है आपका केथ फॉरवर्ड पाथ का, और डेल्टा के जो है आपका वो डेल्टा मतलब जो आपका डिटर्मिनेंट है विथ लूप नॉट टचिंग केथ पाथ, ठीक है। मतलब वो लूप जो आपके केथ पाथ को, एक पाथ को इसको टच नहीं करे, उसका डिटर्मिनेंट आता है यहाँ पर। बाकी डेल्टा जो है वो ग्राफ का डिटर्मिनेंट है, ट्रांसफर फंक्शन वही आपका सी एस अपॉन आर एस होता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इस टाइप का फॉर्मेट होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब है इसका जो मेन आता है वो आपका है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट होता है, तो आपका सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी जी एस, सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन जी एच एच एस हमारा होता है आपका ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा एन क्या है, हमारी ओमेगा एन होती है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जीटा होते हैं आपका डैम्पिंग रेशियो, जीटा इज अ डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है, या फिर आपको ओमेगा एस भी बोल सकते हो। तो ये सिंपल इसकी वैल्यू दी है, ये आपका कैनोनिकल फॉर्म यूज फॉर करेक्टराइज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट कंट्रोल सिस्टम, ठीक हो गया। ओमेगा एन यहाँ पर डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जीटा है आपका डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड में होती है, और जीटा की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई यूनिट नहीं होती है। बाकी इसके 4 केस बनते हैं। आपके जीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हम लोग यहाँ पर उसको बोलते हैं लेस देन 1, और आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है तब हम उसको बोलते हैं आपका अंडर डैम्ड, ठीक है। प्रैक्टिकल सिस्टम इसी पर बेस्ड होते हैं। जीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है इसको हम बोलते हैं आपका ओवर डैम्ड, ठीक है। जब जीटा की वैल्यू 0 होती है तब हम बोलते हैं इसको अनडैम्ड, और यहाँ पर जब जीटा की वैल्यू आपकी 1 होती है तब हम इसको बोलते हैं आपका क्रिटिकली डैम्ड, ठीक है। तो देखो मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको किस टाइप का रेस्पॉन्स आता है। नहीं ये क्या कर रहा हूँ, इधर से करने लगा, ठीक है। ये तो ये है आपका स्टडी स्टेट वैल्यू जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। सपोज ये आपका स्टडी स्टेट वैल्यू है 1। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं आपका वाला सिस्टम जो आपका है अनडैम्ड, ठीक है। अनडैम्ड में क्या होगा, अनडैम्ड में कंटिन्यूसली आपका ऑक्सीलेट करते रहेगा ये, ठीक है। अनडैम्ड में कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन करते रहेगा, ठीक है। ये वाले में क्या है आपकी, इसमें आपकी जीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डैम्पिंग नहीं है जो आपको इसको डैम्प आउट करे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा हमारा जीटा 0 होगा जब जीटा आपका 1 से लेकर 2 के बीच में। उसके लिए मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, ये आपका प्रैक्टिकल सिस्टम है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से आपका डैम्पिंग करके ये आपसे यहाँ पर आपका सेटल हो जाता है, ठीक है। तो जो रेड से दिखा रखा है ये आपका जीटा की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, जो आपका प्रैक्टिकल सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आपका अंडर डैम सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक और हमारा होता है क्रिटिकली डैम सिस्टम, जो आपका टिक 1 पे जाके आपका ये अटक जाता है ये, ठीक है। ये जो ब्लू से दिखा रखा है ये है आपका क्रिटिकली डैम सिस्टम, यहाँ पर जीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक होता है, इस कलर से बनाते हैं, एक होता है आपका ओवर डैम सिस्टम जिसमें आपका स्टेडी स्टेट फाइनल रिस्पॉन्स में पहुंचता ही नहीं है ये, ठीक है। जो आपका ग्रीन वाला बना रखा है ये है आपका जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आपका रेस्पॉन्स होता है इस टाइप के सिस्टम का, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने आपको एक आपके डायग्राम में सब चीज़ दिखा दी कैसे बनता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बाकी चीज़ देखते हैं। देखिए
ये आपका सेकेंड ऑर्डर सर्किट, उसका डायग्राम मैंने अपने जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मैंने आपका डिफाइन करके भी बता रखा है, ऐसा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले दिखाता हूँ आपको अगले पेज में। देखिए हमारा क्या होता है, हमारा राइज टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टी आर। राइज टाइम की वैल्यू होती है आपके सेकेंड ऑर्डर केस में पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा डी है, ओमेगा डी होती है आपकी डैम्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा डी को बोलते हैं आपको डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बाकी थीटा की वैल्यू अगर हम निकालनी हो तो थीटा की वैल्यू हम लोग कॉस इनवर्स जीटा करके हम लोग यहाँ पर से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइज टाइम पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका पीक टाइम आता है, पीक टाइम होता है आपका पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी आपकी डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। बाकी पीक ओवरशूट आपके म्यूपी या एमपी लिखते हैं इसको लोग, ई के पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडरवुड 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चार चीज़ें आती है। सेटलिंग टाइम आती है, इसका सेटलिंग टाइम होता है आपका 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, कब, जब हमारे पास 2% टॉलरेंस बैंड हो, और आपका 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन आती है जब आपके पास 5% का टॉलरेंस बैंड हो। ठीक है, तो ये इसके बारे में सब हो गया। बाकी ओमेगा डी जो है, ओमेगा डी क्या होता है, डैम्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है आपकी जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा, क्या लिख रहा हूँ यार, जिसकी वैल्यू होती है आपकी ओमेगा एन अंडरवुड 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी हमारी वैल्यू होती है ओमेगा डी की डैम्ड फ्रीक्वेंसी की ऑमेगा एन अंडररूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बाकी ये सब फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हर एग्जाम में आप देख सकते हैं इनसे फॉर्मूले आते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर कहूँगा, अगर आप गेट वगैरह या कोई भी आपका PSU का दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर म्यूपी का। ठीक है, बाकी ये आपको 3% के लिए पता होना चाहिए। बाकी थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा निकालते हैं आपको कॉस इनवर्स जीटा करके। बाकी ओमेगा डी की वैल्यू हमारी ये होती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए वो यहाँ पर दिया है आपका, ये राइज टाइम होता है TR। राइज टाइम क्या होता है, राइज टाइम होता है जब आपका रेस्पॉन्स आपका ये 0 से लेकर अपने 90% तक पहुँचे यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं आपको राइज टाइम। ठीक है, ये 0 से 90% के बीच में जो टाइम लगा है इसको बोलते हैं आपको राइज टाइम TR। फाइनल इस रेस्पॉन्स के 90% पहुँचने में आपका जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं आपका राइज टाइम। ये पीक टाइम देखिए, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये आपका हुआ पीक टाइम, ये है TP। पीक टाइम की वैल्यू आपको जो मैक्सिमम ओवरशूट आता है ये। और देखिए मैक्सिमम ओवरशूट मतलब जो ये वाली आई है रेंज, ये आपका 1 के बाद कितना और ऊपर बढ़ा है इसको बोलते हैं आपका मैक्सिमम ओवरशूट। यहाँ पर आपका 25% बढ़ा है तो यहाँ पर 25% का ओवरशूट आएगा। तो हम ऐसे निकालते हैं ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडररूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से। ठीक है, बाकी सेटलिंग टाइम आपका ये होता है। अगर ये आपका सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम कैसे निकालते हैं, अगर हमारा 2% टॉलरेंस बैंड है मतलब 98% इसके आसपास पहुंचेगा तब हम यहाँ पर मानते हैं 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ठीक है, वहीं अगर आपका 5% टॉलरेंस बैंड है तो 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाकी ओमेगा डी की वैल्यू मैंने बताई दी थी, ओमेगा एन अंडररूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। ओमेगा डी यहाँ पर डैम्ड फ्रीक्वेंसी है, जो आपका यहाँ पर जीटा की वैल्यू आपकी 0 to 1 लाई करती है अंडर डैम सिस्टम। यही आपका प्रैक्टिकल सिस्टम होता है। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला डायग्राम यहाँ पर मैंने लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें आती है आपकी स्टडी स्टेट एरर। ठीक है, स्टडी स्टेट एरर जिसको आप स्टैटिक एरर को आप कॉन्स्टेंट भी होते हैं, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप की एरर आती है, आपकी पोजिशनल, वेलोसिटी और आपका एक्सेलेरेशन। ठीक है, जो आपकी पोजिशनल एरर आती है ये आपके यहाँ पर टाइप 0 सिस्टम के लिए आती है। ठीक है, तो पोजिशनल एरर अगर आप देखोगे तो टाइप 0 के लिए आती है। तो यहाँ पर इसका कॉन्स्टेंट होता है KP, प्रोपोर्शनल या फिर आपके पोजिशनल बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपकी लिमिट S टेंस टू 0। कोई भी पोल आपका इसके ओरिजिन पे नहीं होता है, इसलिए सीधे आपका ट्रांसफर फंक्शन आता है यहाँ पर GSHS। ठीक है, और इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू के लिए अगर स्टेप की बात करें, क्योंकि आप स्टेप में आता है, स्टेप की इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस KP। तो यहाँ से हम लोग KP की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका ये टाइप 0 के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है। ठीक है, वहीं वेलोसिटी को बोलते हैं आपका KV। KV के लिए आपका एक पोल ओरिजिन पे होता है, तो टाइप 1 के लिए आपकी डिफाइन होती है। तो यहाँ पर पोल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग S से मल्टीप्लाई करते हैं, S इंटू GS। जबकि एक्सेलरेशन आपका पैराबोलिक उसके लिए आती है, पैराबोलिक के लिए हम लोग S स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोलिक 1 अपॉन KA।
ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर एरर कोफिशिएंट होते हैं। आपका एरर कांस्टेंट डिटरमाइन द स्टडी स्टेट एरर एंड स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट बेस्ड ऑन सिस्टम टाइप। ठीक है, सिस्टम के टाइप के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। केपी आपका पोजीशन के लिए, केवी आपका वेलोसिटी के लिए और के एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, टाइप 0 सिस्टम के लिए आपका कौन कौन फाइंड आउट होता है, आपका केपी फाइंड आउट होता है, जो प्रोपोर्शनल एरर है वो फाइंड आउट होता है, बाकी आपका केवी और आपका के 0 होता है। जबकि टाइप 1 के लिए आपका केपी आपका इनफाइंड होता है, केवी आपका फाइंड आउट होता है और के 0 होता है। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको टेबल से दिखाता हूँ, आप ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सिंपल टेबल बना दी मैंने ऐसी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ आपका, कौन सा करूँ, यहाँ पर करते हैं आपका टाइप 1, सॉरी टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेप आएगा, स्टेप हो गया आपका, रैंप हो गया और आपका पैराबोला। ठीक है, तो इसके लिए एरर देखिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है स्टेप के लिए 1/1 प्लस केपी। ठीक है, आपके इसके लिए आपके रैंप की आती है 1/kv वेलोसिटी कांस्टेंट और इसकी आती है 1/k। ठीक है, बाकी इसके आगे का जाएंगे, देखिए अगर हम इसके आगे को जाएंगे तो यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 0। देखिए इसको आगे को जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके आगे कुछ है नहीं। बाकी इसके पीछे को आएंगे तो इन्फाइनाइट, इसके पीछे को आएंगे इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ये आप जनरली याद करिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये टाइप 1 और टाइप 2 के लिए किस किस टाइप की आपकी ये होती है, ये आपको पता चल गई इस टाइप से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका स्टेबिलिटी एनालिसिस। देखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले आपका राउथ हावर्स क्राइटेरिया, ये क्या बोलते हैं, आपका सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब आपके ऑल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ एरे आर द सेम साइन। ठीक है, मतलब इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, अगर पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव भी चले, अगर नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव भी चले। ठीक है, अगर कोई भी साइन चेंज होगा तो जितने बार साइन चेंज होगा उतने आपके एलिमेंट आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एंड नो एलिमेंट इज 0, और कोई भी आपका एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी आपकी सबसे मेन कंडीशन है कि ऑल द एलिमेंट मस्ट बी पॉजिटिव एंड द फर्स्ट रो एलिमेंट साइन विल बी सेम। If the sign is positive, then all the coefficient must be positive, and is negative, then all the coefficient must be negative. All right. So ये आपका एक algebraic method है to determine the number of right hand side which is unstable pole without explicitly solving the characteristic equation. ठीक है, ये आपका खाली वहाँ पर बताता है कि कितने पोल यहाँ गए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर इस टाइप से आपका डिफाइन करते हैं। देखिए बाकी एक बार एक इसका सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, आपकी सपोज s क्यूब है प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनानी है तो हम यहाँ पर राउथ एरे बनाएंगे, सिंपल से ऐसे हम राउथ एरे बनाएंगे। तो राउथ एरे के लिए सबसे जो हाईएस्ट टर्म है पहले वो लिखेंगे s की पावर 3 है, देन यहाँ पर s की पावर 2 है, s की पावर 1 है और s की पावर 0 है। तो देखिए सबसे पहले इसका कोफिशिएंट है 1, आगे वाले का कोफिशिएंट जो 2 का है वो नीचे आएगा, आगे 3 का इधर आएगा और आपका ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मेट होता है यहाँ पर सॉल्व करने का। देन यहाँ पर जो टर्म होता है ये इसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 × 3 माइनस 10 × 1 मतलब 10 अपॉन डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो कितना होगा 6 माइनस 4, मतलब ये हो गया आपका 6 में से 10 कम करा -4 अपॉन 2, ये आएगा -2। ठीक है, देन यहाँ वाली वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू यही आ गई 10। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव चल रहा था, ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये देखिए ये आपका नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज और नेगेटिव से पॉजिटिव 2 साइन चेंज। तो यहाँ पर आपके 2 साइन चेंजेस हैं, 2 साइन चेंजेस, इसलिए यहाँ पर आपके 2 पोल आपके कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, ये किस जगह पर जाएंगे ये नहीं बताता, खाली ये बताता है कि ये 2 पोल आपके राइट हैंड साइड में जाएंगे, इसलिए आपका ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है मेरे भाई,
आगे देखते हैं। आगे है आपका रूट लोकस। रूट लोकस क्या क्या बताता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, जितने आपके नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स हैं, मतलब एन की वैल्यू है। बाकी एसिम्पटोट एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2q या फिर 2k लिख सकते हैं, 2k + 1 इंटू 180/n-n। ठीक है, ये आपका इस टाइप से है, जैसे 2q + 1 n-1 n-m इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं कि आपकी क्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका 1/n-m या इंटू 180, इस टाइप से हम आपके निकालते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका समीशन ऑफ पोल्स माइनस समीशन ऑफ जीरो अपॉन नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। बाकी ब्रेक अवे पॉइंट, यहाँ पर देखिए जो क्रॉस साइन है ये आपका ब्रेक अवे पॉइंट का, ये यहाँ पर से आपका ये ब्रेक हुआ है और आपका इस टाइप से मिला है, तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालते हैं आप dk/ds से। ठीक है, जो आपका रूट लोकस होता है वो आपका ट्रेस करता है पाथ ऑफ क्लोज्ड पोल्स एज गेन के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट। गेन के को हम आपका वेरी करते हैं 0 से इन्फाइनाइट पर, तो जो हमारे रूट का आपका जो रूट का लोकस आता है हम उसको ही बोलते हैं रूट लोकस। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पर n है आपके नंबर ऑफ पोल्स, m है आपके नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, या फिर आप p - z भी कर सकते हो, पोल - z, वो सिंपल पड़ेगा आपके लिए, जो आपको सही लगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो आपका ये हमने बना रखा है, यहाँ पर आपका ब्रेक अवे पॉइंट भी दिखा रखा है, इसलिए सर्कल बना है। ठीक है, यहाँ पर सर्कल बना है और इसके दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम आई है। ठीक है, तो ये अगर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें आपकी यहाँ पर वैल्यू दिखाता हूँ। अगर माना यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 3 है और आपकी m की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर आपके पोल आपके 3 है और आपके m जो आपके 0 हैं वो आपके 0 ही हैं, तो आपके एसिम्पटोट का एंगल क्या होगा, एसिम्पटोट का एंगल जो हम निकालते हैं वो आता है आपका 2q + 1 अपॉन 180 इंटू क्या आ जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 180 ऊपर आएगा ना, यहाँ पर पोल -0, पोल है आपके 3 और ये है 0 इंटू 180, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आएगी यहाँ पर, k की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारी आ जाएगी यहाँ पर 3 आएंगे आपका 60 डिग्री, 180 डिग्री और आपकी 300 डिग्री। तो आपके 3 एसिम्पटोट लाइंस आपकी हमारी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो ये इसके लिए आपका बेसिक है। बाकी इसके बारे में आप डिटेल में आपको लेक्चर में पढ़ सकते हैं, अभी तो फॉर्मूला चल रहा है। आगे देखते हैं, आगे है आपका नाइक्विस्ट आपका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपका z = p - n। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और यही फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं नाइक्विस्ट के अंदर, z = p - n, जहाँ z आपका क्लोज लूप है आपका राइट हैंड साइड पोल। ठीक है, z इज अ क्लोज लूप राइट हैंड साइड पोल। कितने पोल आपके राइट हैंड साइड में आपके लाई कर रहे हैं z के, और आपके p बताते हैं आपका ओपन लूप पोल जो आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और n बताते हैं आपका नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट -1 प्लस आपका -1 और 0 पर। ठीक है, ये बाई g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को हम यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होने 1 + GSHS = 0, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर हम 1 को वहाँ भेजें तो ओपन लूप करेक्टरिस्टिक से आगे 1 + GHS = 1 - 0, तो आपका रियल पार्ट है 1 और ये पार्ट है आपका 0। तो वही अपने हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं तो g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा = -1 और 0। ठीक है, -1 और 0 में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर सर्कलमेंट ले उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन क्लोज लूप स्टेबिलिटी। क्लोज लूप की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है बाय यूजिंग ओपन लूप फ्रीक्वेंसी। ओपन लूप फ्रीक्वेंसी मतलब GSHS। ठीक है, रेस्पॉन्स एंड एनसर्कलमेंट ऑफ अ क्रिटिकल पॉइंट -10, ये क्रिटिकल पॉइंट -10 पर एनसर्कलमेंट को दिखाता है। एन क्या है आपके नेट एनसर्कलमेंट, कितने आपके क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जनरली हम आपका एंटी क्लॉकवाइज ही कंसिडर करते हैं। बाकी अगर सिस्टम स्टेबल है तो यहाँ पर हमारी जेड की वैल्यू 0 होगी, मतलब कोई भी आपका क्लोज लूप पोल आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड में नहीं करेगा, मतलब कोई भी आपका जो 0 है, मतलब कोई भी आपका यहाँ पर पोल है वो आपका राइट हैंड साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। देखिए गेन मार्जिन को हम लिखते हैं GM। गेन मार्जिन होता है आपका
1/x। जो आपका x है उसको हम लिखते हैं x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा, h ऑफ j ओमेगा एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फॉर्मेट होता है इसको निकालने का। गेन मार्जिन इज 1/x, x है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा, h ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। तो वो यहाँ पर आपका मेंशन कर रखा है j ओमेगा इज इक्वल टू 1/, सीधे लिख दिया आपको इसमें j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा पी सी। ठीक है, जो इसकी dB में वैल्यू होती है आपकी गेन मार्जिन की dB में, वो होता है आपके -20 लॉग 20 लॉग, सीधे लिख दो आप ये। ठीक है, -20 लॉग ऑफ x। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ x, ये आपके यहाँ पर गेन मार्जिन की वैल्यू होगी आपकी डेसिबल में dB पर। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है फेज मार्जिन। फेज मार्जिन हम लोग निकालते हैं आपका गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में। फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस आपका एंगल ऑफ j ओमेगा, h ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा जी सी। ओमेगा जी सी है आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मतलब कितना गेन हम और ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम आपका अनस्टेबल ना हो। ठीक है, ये आपका कितना मार्जिन है अभी वो बताता है, जबकि गेन मार्जिन बताता है कितना मार्जिन है इसमें अभी हम और गेन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर्स है। ओमेगा पी सी आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जी सी है आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जो आपकी जी एच का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जनरली 1 होता है और फेज होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, बाकी ओमेगा पी सी ओमेगा जी सी की वैल्यू मैंने दिखाई दी आपको। बाकी dB के लिए आपको यहाँ पर आपको -20 लॉग लेते हैं। बाकी सिस्टम अगर इस स्टेबल है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तब आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो हमारा यहाँ पर मार्जिन स्टेबल होगा, और अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है या एक की वैल्यू भी नेगेटिव है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे आपका बॉडी प्लॉट। तो है आपका ईच पोल। अगर बॉडी प्लॉट हमारे इस टाइप से बनता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में अगर आपका पोल आ जाए तो वो आपका -20 dB पर डिकेट का शिफ्ट देगा। ठीक है, जो आपका स्लॉप है उसका जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो आपकी E0 में आपके यहाँ पर आपके 0 आ रहा है तो 0 के लिए आपके +20 dB देगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर ओरिजिन पे हमारा पोल आ रहा है, सिंगल पोल आया तो -20 dB पर डिकेट, डबल पोल आया तो 2 × -20 dB पर डिकेट विच इज़ -40 dB पर डिकेट। और आपका यहाँ पर अगर 0 आएगा तो 0 में से आपका +20 dB पर डिकेट आएगा सिंगल आपके 0 के लिए। वहीं अगर डबल 0 आ जाएंगे तो आपका यहाँ पर 40 dB पर डिकेट आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, आपका पोल या फिर 0 आपके ओरिजिन पे आते हैं तो पोल के लिए 1/s आता है, 0 के लिए आपका s आता है। ठीक है, तो +-20 dB पर डिकेट का आपका वो होता है इसमें ये स्लोप। ठीक है, प्लस किसके लिए आएगा, आपका प्लस आएगा 0 के लिए और नेगेटिव आएगा आपका पोल के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपने जैसे यहाँ पर बना रखा है तो यहाँ पर ये आपका ऐसे करके जो लाइन गई है ये कर्व हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 20 और 20 यहाँ पर से इधर पर आपकी वैल्यू क्या थी, इधर पर वैल्यू थी 0, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जाके वैल्यू होगी आपकी 40, तो आपके 20 से -40 dB पर डिकेट हुआ है। -40 dB पर डिकेट आपका स्लोप में कमी आई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके 2 पोल हैं आपके सेंटर पर, 2 पोल आपके ओरिजिन पर है, इसलिए आपके यहाँ पर 20 dB पर डिकेट का स्लोप आ गया। ठीक है, देन देखिए इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आपका और इसके बाद सीधे और आपका कर्व नीचे चल गया। फिर इसके बाद इस जगह पर आपकी दोबारा से 2 पोल हैं 1/s²। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस टाइप से आपका कर्व आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक होता है इसके बारे में। आगे देखते हैं हम कंपनसेटर के बारे में। देखिए कंपनसेटर हमारे 3 टाइप के होते हैं, लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर और दोनों का कंबाइन लैग लीड कंपनसेटर। ठीक है, तो ये इनका बेसिक होता है। जो यहाँ पर आपका ये कंपनसेटिंग का ट्रांसफर फंक्शन होता है, कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है GCS, ये होता है आपका KC। कंपनसेटर का कांस्टेंट 1+α या A लिख दो, ATS/1+TS। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है। अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव फेज ऐड करेगा। ठीक है, A की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका पॉजिटिव फेज ऐड करता है आपका इस जगह पर। ठीक है, जब आपका पॉजिटिव फेज ऐड करता है, जब पॉजिटिव फेज ऐड करेगा तो हम इसको बोलते हैं आपका लीड कंपनसेटर।
लीड कंपनसेटर हमारा पॉजिटिव फेज ऐड करता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन ये होता है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ऐड अ पॉजिटिव फेज, आपका ये इंप्रूव करता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मतलब स्पीड को इंप्रूव करेगा, जिससे आपका स्टेबिलिटी मार्जिन भी इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। एड फेज अ लीड नियर गेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, गेन फ्रीक्वेंसी के पास में आपका ये फेज लीड ऐड करेगा, जिससे हम लोग इंप्रूव करते हैं आपका फेज मार्जिन को एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को। ए होता है आपका एटेन्यूएटर फैक्टर, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है आपका लीड के केस में। ठीक है, टी है आपका यहाँ पर टाइम कांस्टेंट, ए या अल्फा कुछ भी बोलो। बाकी जो मैक्सिमम फेज लीड होता है वो होता है आपका फाई एम, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फाई एम इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, इस टाइप का दिया है आपका। मैक्सिमम जो फेज आपको ये लीड करेगा वो करेगा आपका साइन इनवर्स ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी जिस आपके फ्रीक्वेंसी में करेगा ओमेगा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू होगी आपकी 1 अपॉन टी रूट ए या टी रूट अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैग। अगला देखते हैं हम लीड, ये हो गया लीड। अगला आते हैं लैग। तो लैग में क्या होता है, लैग में आपका यहाँ पर बी आता है, एक देखिए कांस्टेंट वही है, हमने खाली बी दिया है, बी की वैल्यू मतलब लेस देन 1 होगी। ठीक है, बाकी सेम आपका ट्रांसफर फंक्शन वही है, आपका 1 अपॉन ए टी एस था, यहाँ पर आपका बी की वैल्यू आती है बस। ठीक है, यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू आती है बी टी एस अपॉन 1 प्लस टी एस। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, बस एक बी की वैल्यू यहाँ पर आपकी लेस देन 1 होती है, ये करता है इंप्रूव करता है आपका स्टडी स्टेट एक्यूरेसी। ठीक है, और रेडियोसिस बैंडविड्थ प्राइमरी यूज्ड है आपका इंक्रीज लो फ्रीक्वेंसी गेन, reduce steady state error without significantly affecting stability margin। एटेन्यूएटर फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। हम लोग प्लेस सच दैट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आर वेल बिलो द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे है आपका लीड लैग कंपनसेटर, जिसमें इन दोनों के गुण होंगे। आप पढ़िए इसको थोड़ा, मैं पानी पीता हूँ। तो लैग लीड में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका लैग सेक्शन और आपका लीड सेक्शन दोनों का मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनता है। ठीक है, तो आपके लैग और लीड में आपके दोनों के आपके गुण होते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों इंप्रूव करता है, ये इंप्रूव करता है आपका स्टडी स्टेट एक्यूरेसी और साथ साथ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ हमारा आपका इंप्रूव करता है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे आपका कंट्रोलर, जो आपके 3 टाइप के होते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और आपका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का इसको होता है यू ऑफ टी इज इक्वल टू के पी, जो आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है के पी इंटू ई टी। ठीक है, आउटपुट इसमें प्रोपोर्शनल होता है एरर, ई टी जो है आपका एरर सिग्नल के, आउटपुट प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल, मतलब आउटपुट है आपका यू ऑफ टी, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है एरर सिग्नल ई ऑफ टी के। तो जब हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो आपका के पी जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये यहाँ पर ऐड हुआ। ये क्या करता है, इंक्रीज स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स बट लीव द स्टडी स्टेट एरर। ठीक है, जिसको आप ऑफसेट बोलते हैं, एंड कैन कॉज स्टेबिलिटी मार्जिन इफ के पी इज टू हाई। ठीक है, तो हम इसको सिंगल यूज़ नहीं कर सकते थे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर हमने इसके साथ इंटीग्रल कंट्रोल यूज़ करा आई को। ठीक है, तो हमारा पी आई कंट्रोलर बना। पी आई में क्या हुआ, पी आई में आपका एक जो आपका पी आई में यहाँ पर एरर के साथ तो काम कर रहा है और एक एरर को इंटीग्रेट भी कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन बनता है GCS वो होता है के पी प्रोपोर्शनल प्लस आपका इंटीग्रल अपॉन एस। तो क्योंकि आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका 1 अपॉन एस आता है। आपका ई आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ टी का क्या आता है, ये आता है आपका ई ऑफ एस अपॉन एस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन आता है। तो ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है स्टडी स्टेट एरर। एड अ पोल एट ओरिजिन, देखिए ये आपके पोल नीचे आ गया एस, तो इसने क्या करा, ओरिजिन पर एक पोल ऐड करा, जिससे आपकी इंक्रीज हो गया आपका सिस्टम का टाइप बाई 1। ठीक है, आपका सिस्टम का टाइप 1 से इंक्रीज हो जाएगा और कैन स्लाइटली रिड्यूस द स्टेबिलिटी और स्पीड, थोड़ी स्पीड कम करता है, लेकिन आपका हम लोग यहाँ पर जनरली के आई का यूज़ करते हैं आपको यहाँ पर आपका स्टडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, ये आपका सिमिलर है आपका लैग कंपनसेटर के जैसे। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता ही था। आगे देखते हैं हम पीडी कंट्रोलर, जिसमें अब हम डेरिवेटिव के साथ इसको लेके आएंगे। लिए हाँ देखिए, ये पीडी कंट्रोलर है जिसमें हम प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव दोनों कंट्रोलर को साथ करा। ठीक है, डेरिवेटिव क्या करेगा, डेरिवेटिव आपका डिफरेंशिएट करेगा एरर को और प्रोपोर्शनल उसके साथ चलेगा। ठीक है,
तो के पी इंटू ई टी ये प्रोपोर्शनल का पार्ट है, डेरिवेटिव के लिए के डी कॉन्स्टेंट ले लिया, डी बाई डी टी ऑफ ई टी, ठीक है। जो आपका एरर सिग्नल है उसको हमने टाइम के साथ आपका डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आता है आपका जी एस इज इक्वल टू के पी प्लस के डी एस, ठीक है। ये आपका इम्प्रूव करता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को, जो आपका ऐड करता है डैम्पिंग और रिड्यूस करता है आपका ओवरशूट को, इंक्रीज द बैंडविड्थ, बट आपका डज नॉट अफेक्ट स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर को कम नहीं करता। तो हमें स्टडी स्टेट एरर भी कम चाहिए थी, इसलिए साइंटिस्टों ने क्या करा, इन्होंने तीनों को मिला दिया। तो हम जनरली ये यूज़ करते हैं आपका पीआईडी, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है। तो ये आपका के पी या ई टी जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, आपका इंटीग्रल टर्म ये है और आपका डेरिवेटिव टर्म ये है। तो आपका जनरल ट्रांसफर फंक्शन इसका ये बनता है, ठीक है। तो इसमें कंबाइन ऑल द थ्री एक्शन, आपका पी से हमारी यहाँ पर स्पीड इंप्रूव होती है, आई से क्या होता है हमारा जो इंटीग्रेशन कंट्रोलर है, इससे आपका एलिमिनेट होते हैं आपकी स्टडी स्टेट एरर, और डी से जो है आपका डेरिवेटिव कंट्रोल, इससे आपका डैम्पिंग या फिर आपका ओवरशूट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। आपका मोस्ट वाइडली यूज है आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोलर में, ठीक है। आपका आपने ये पढ़ा भी होगा, मोस्ट वाइडली यूज आपके हम जो फैक्ट्री वगैरह है हम इसको ही आपका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी इसकी जो ट्यूनिंग मेथड होती है उसमें आपका निकोलस फॉर्म भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका स्टेट स्पेस मॉडल। देखिए स्टेट स्पेस मॉडल क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम आपने पढ़ा होगा यहाँ पर स्टेट इक्वेशन और आपकी आउटपुट इक्वेशन। जो स्टेट इक्वेशन होती है वो होती है आपकी एक्स, जो यहाँ पर लिखिए एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और वाई जो आउटपुट होती है वो होता है सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। ये आपका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है आपका सिस्टम का यूजिंग स्टेट इनपुट और आपके आउटपुट वेक्टर, ठीक है। ये आपका इनेबल करता है आपका मल्टी इनपुट और आपका मल्टी आउटपुट सिस्टम को, ठीक है। MIMO मतलब मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम की ये बात कर रहा है। यहाँ पर जो आपका एक्स पार्ट है ये आपका स्टेट वेक्टर कहते हैं, यू जो है वो आपका इनपुट वेक्टर होता है, वाई है आपका आउटपुट वेक्टर, और ए है आपके सिस्टम के मैट्रिक्स, ठीक है। बी है आपकी इनपुट मैट्रिक्स, ABCD है आपकी जो सी है आउटपुट मैट्रिक्स, और डी है आपकी फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स। जनरली डी की वैल्यू आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमेशा 0 होती है, ठीक है। जहाँ पर होती है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। जो इसका इंपॉर्टेंट होता है वो होता है STM, आपने मैथ्स में भी देखा है हमने, विच इज स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स, जो कि 5T बोलते हैं, जिसका होता है e⁻80। ये आपने वहाँ भी देखा हमने मैथ्स में, 5T इज इक्वल टू e⁻80 विच इज लाप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस ए इनवर्स, ठीक है। SI माइनस ए इनवर्स का हम लोग पहले SI माइनस ए इनवर्स करेंगे, देन उसका लाप्लास लेंगे, तब हमारे यहाँ पर 5T आता है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन आता है x ऑफ t इज इक्वल टू 5T इंटू एक्स नॉट, ठीक है, प्लस आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5T माइनस टी नॉट बी या यू टी इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ पर आपको जब कन्वोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो हमारे स्टेप से बनता है, ठीक है। डिस्क्राइब द फ्री मतलब अनफोर्स्ड रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर द गिवन इनिशियल स्टेट, ठीक है, सेंट्रल टू द स्टेट स्पेस टाइम डोमेन सॉल्यूशन। 5T है आपकी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स और आपकी I है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, आपका फ्री रेस्पॉन्स के सिस्टम को यहाँ पर बताता है। बाकी इसके अलावा देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन भी आता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका ये TF लिख दीजिए, ट्रांसफर फंक्शन या GS लिख दीजिए। ये होता है आपका C मैट्रिक्स, जो है आपकी C मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर जो आपकी ये मैट्रिक्स है आपका SI माइनस ए, उससे हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं SI माइनस ए इनवर्स से, देन इसको प्रीम आपका पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं B से, देन प्लस D। जनरली D की वैल्यू 0 होती है तो हम यहाँ पर ये इसकी CS माइनस ए इनवर्स प्लस B से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, गेट में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसके बेस में आते हैं और इस बेस में आते हैं, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये दोनों आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आपके लिए ये सही बैठे, ठीक है। तो जैसे एक इसमें सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये क्या हो गया, ब्लू कहाँ से वाइट कहाँ से आ गया। चलो देखिए, अगर माना ए की वैल्यू हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू कोई स्केलर ले लेते हैं, सिंपल के लिए -2 ले ली, ठीक है। बी की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ले ली, सी की वैल्यू मैट्रिक्स की जगह मैं सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ अभी ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा आपका C SI माइनस ए इनवर्स B प्लस D, ठीक है। तो यहाँ पर C की वैल्यू पुट करोगे 1, SI माइनस ए, तो SI माइनस ए मतलब S माइनस ए, तो S माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका S माइनस ए का इनवर्स, ठीक है। S आपकी वैल्यू ये है, आपकी S माइनस ए का इनवर्स हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 1/S + 2
बाकी डी की वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो आ जाएगा आपका 1/s+2। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, तो ऐसे हमें ए इनवर्स लेना मत भूलना, ठीक है। तो इसका सिंपल वे होता है यहाँ पर सॉल्व करने का। बाकी ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपका गेट वगैरह में पूछता है, यह आएगा कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है, जिसको आपका कैलमन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सिस्टम कंट्रोलेबल होगा कब, उसकी अगर रैंक आपका बी ए बी देन A² बी सो ऑन ए अप टू AN-1 अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल n के बराबर हो, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम के बराबर हो। वहीं आपका ऑब्जर्वेबल कब होगा, जब जो उसकी सी मैट्रिक्स है, देखिए जो ABCD मैट्रिक्स है ना, ये ABCD मैट्रिक्स यहाँ वाली वही, जब सी मैट्रिक्स आपके CA² एंड सो ऑन आपके CA⁴n-1 अगर n के बराबर हो, n क्या है आपका, n है आपके ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ आपके स्टेट के बराबर, ठीक है, तब यहाँ पर हमारी ये बराबर होगी, ठीक है। टेस्ट करता है आपकी वेदर द सिस्टम ड्रिवन द इनपुट कंट्रोलेबिलिटी एंड इनफ्रेड आउटपुट ऑब्जर्वेबिलिटी एंड आपके ऑर्डर या फिर आपके रैंक ऑफ द सिस्टम। अगर फुल रैंक मतलब आपकी n के बराबर है तो रिक्वायर द कंप्लीट आपके कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। वहीं अगर आपके रैंक बी और ए बी के अगर यहाँ पर से आपके सपोज 2 है, ठीक है, तो आपका ये और आपका n की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो आपका फुल्ली आपका कंट्रोलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंट्रोल सिस्टम वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ।